नमस्कार यूपी पेशर्स प्लानर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो डे 18 यानी कि सितंबर 23 का है और आज हम लोग मुगल्स को शुरू करेंगे। मुगल्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 4 दिन रखे हैं, जिसमें से पहले 2 दिन हम मुगल डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनकी बात करेंगे और अगले 2 दिन हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे। मुगल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हिस्ट्री का, जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में। और बाकी जो चीजें हैं उनको साथ साथ कवर करते हुए आप लोग चल रहे होंगे। साइंस का डे चल रहा है और साथ साथ आपको जो आर्टिकल्स जो 10 तैयार करने हैं पॉलिटी के, मुझे उम्मीद है कि आप वो करते हुए चल रहे होंगे। और अगर आप अपना कोई खुद का शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो उसी को फॉलो करते चलिए। यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं अगर किसी चीज़ की है, और क्योंकि खुद का शेड्यूल बेस्ट होता है, तो अगर आपका खुद का शेड्यूल है तो वो बेस्ट है, उसको फॉलो करते हुए चलिए। फिलहाल हम लोग यहाँ पर मुगल्स को शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को खत्म कर लिया था पिछले वीडियो में, और दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने बेसिकली जो सारे वंश हैं उनको देख लिया था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया था। अब इसके बाद जो अगला एरा आता है वो हमारा मुगल एरा है। और मुगलों की अगर हम लोग बात करें तो पूरे मुगल एरा को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक मुगल में हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर मुगल्स, ग्रेटर मुगल्स, और दूसरा हमारे पास है इसको हम लोग बोलते हैं लेटर मुगल्स। ठीक है, ले ग्रेटर मुगल्स और लेटर मुगल्स, ये बेसिकली मुगल वंश के उत्थान और मुगल वंश के चरम का काल है। और यहाँ पर जो मुगल वंश है वो पतनशील हो जाता है, डिक्लाइनिंग फेज में आ जाता है। ये दोनों सेगमेंट हम लोगों को अलग अलग पढ़ने हैं। अभी हम लोग जो मुगल के लिए 4 क्लासेस रखी हैं उसमें हम लोग केवल ग्रेटर मुगल्स पढ़ेंगे, और लेटर मुगल्स हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में अराइवल ऑफ यूरोपियंस के बाद हम लोग लेटर मुगल्स को उठाएंगे। ग्रेटर मुगल्स का अगर काल देखें तो ये 1526 से शुरू होता है और ये चलता है 1707 तक, औरंगजेब की मौत तक। और औरंगजेब की मौत के बाद का ये जो एरा होता है जो 1707 से शुरू होता है और जाता है 1857 तक, ये हमारा कहलाता है लेटर मुगल्स। यहाँ पर हमारी शुरुआत होती है बाबर से और अंत होता है औरंगजेब से। यहाँ पर शुरुआत होती है हमारी बहादुर शाह से और अंत होता है जफर से। ठीक, मुगलों की बात करें तो यहाँ पर जो मुगल बेसिकली थे, इनको मुगल क्यों कहा जाता है, तो ये एक जगह है जो रशिया और चाइना के बीच में एक सैंडविच बनी हुई जगह है, जिसको देश को हम आज मंगोलिया के नाम से जानते हैं। तो इस मंगोलिया के नाम पर ही इनका नाम मुगल निकल के आता है। मुगल इसलिए निकल के आता है क्योंकि इनका जो एक पूर्वज था जिसका नाम था चंगेज खान, वो चंगेज खान इसी मंगोलिया का निवासी था। और चंगेज खान क्योंकि मंगोलिया का निवासी था और ये अपने आप को चंगेज खान का वंशज, तैमूर का वंशज और चंगेज खान का वंशज कहते हैं, तो इसलिए चंगेज खान की वजह से इनको मंगोल कहा गया। ये जो मंगोल है, यही मंगोल बेसिकली जब फारसी में जाता है तो फारसी में इसका प्रोनाउंसिएशन जो हो जाता है वो हो जाता है मुगल, और यहाँ से ये मुगल निकल के आया। लेकिन इनके लिए शुरुआत से ही मुगल शब्द का इस्तेमाल नहीं होता आ रहा है। जहांगीर के समय एक अंग्रेज भारत आता है जिसका नाम होता है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, ये सर टॉमस रो इनके लिए ग्रेट मुगल जो है इस शब्द का इस्तेमाल करता है। तो ये माना जाता है ऑफिशियली कि मुगल शब्द का इस्तेमाल यहाँ से इनके लिए शुरू हुआ। ठीक, अब ये जो मुगल है बेसिकली अगर देखा जाए तो ये मुगल अपने पिता की ओर से और माता की ओर से दो अलग अलग योद्धाओं की वंशज हैं। पिता की ओर से ये तैमूर के वंशज हैं, वही तैमूर जिसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। और माता की ओर से ये चंगेज के वंशज हैं, चंगेज खान के वंशज हैं माता की ओर से। ठीक, ये जो तैमूर है तो इसी चंगेज क्योंकि मंगोल था इसलिए इसको मुगल कहा जाता है इनको, और माँ तैमूर के वंशज थे तो तैमूर के एक बेटे का नाम था चगताई, तो इसीलिए इनको चगताई तुर्क भी कहा जाता है। मूलतः ये क्या थे, मूलतः ये तुर्क थे, पिता का वंश माना जाएगा ना, तुर्क थे। ठीक, और यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि सभी जो मुगल शासक रहे हैं उन्होंने एक खास उपाधि धारण की है, और जो इनको आसमानी एक अस्तित्व प्रदान करता है ना, जन्नत से इनको जोड़ता है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाबर की एक उपाधि थी, बाबर जिसका शासनकाल 1526 से
1530 तक रहा है। इसने एक उपाधि धारण करी जिसका नाम था फिरदौस मकानी। इसकी उपाधि थी फिरदौस मकानी। हुमायूं, जिसका असली नाम नासिरुद्दीन था। बाबर का असली नाम था जहीरुद्दीन। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556, बीच में थोड़ा सा एक्लिप्स आता है जब ये गायब हो जाता है और सूर्यवंश आता है, वो था। तो बेसिकली अगर देखें तो इसका जो शासनकाल है वो 1530 से 1540 है, एक तरीके से देखा जाए। और उसके बाद जो दूसरा फेज इसका आता है वो 1555 से 1556 तक रहता है। और इसकी जो उपाधि थी वो थी जन्नत आशियानी। जन्नत आशियानी। फिर सूर्यवंश आता है। सूर्यवंश रहता है 1540 से लेके 1555 तक। और अकबर, अकबर का जो असली नाम है वो है जलालुद्दीन। जलालुद्दीन। कहीं कहीं इसका एक नाम बदरुद्दीन भी लिखने को देखने को मिलता है, तो बदरुद्दीन भी इसी का नाम है, जलालुद्दीन भी इसी का नाम है। और इसकी जो उपाधि थी, अकबर की बात कर रहे हैं, हुमायूं का तो हो गया। अकबर, अकबर की जो उपाधि थी वो थी अर्श आशियानी। अर्श आशियानी। और अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से 1605 तक का है। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर का असली नाम था सलीम। और इसका शासनकाल था 1605 से 1627। उपाधि इसने ली थी जन्नत मकानी। जन्नत मकानी। शाहजहां का असली नाम शिहाबुद्दीन। और बचपन का इसका नाम था खुर्रम। शाहजहां के नाम। शाहजहां का जो शासनकाल है 1627 से 1658 तक है। और इनकी जो उपाधि थी आला हजरत फिरदौस आशियानी। आला हजरत फिरदौस आशियानी। औरंगजेब, औरंगजेब का असली नाम था मोहिउद्दीन। मोहिउद्दीन अकबर औरंगजेब का असली नाम था। शासनकाल औरंगजेब का था 1658 से 1707 तक। और इसकी जो उपाधि थी सेलेस्टियल, वो थी खुल्द मकान। जन्नत से जोड़ रहे हैं अपने आप को, आसमान से जोड़ रहे हैं अपने आप को। यहाँ पर जो सबसे लंबा शासन था वो था औरंगजेब का। और जो सबसे छोटा शासन था वो था बाबर का। ठीक। बाबर का। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि मुगलों के समय जो भाषा थी वो थी फारसी। और इसीलिए जो सभी किताबें हैं वो किताबें किस भाषा में लिखी गई हैं? फारसी भाषा में लिखी गई हैं। इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? बाबरनामा, या तुजुक ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में है। और ये क्या है? ये आत्मकथा है इसकी, बाबर की। और इसके कई सारे अनुवाद हुए हैं। इसके कई सारे अनुवाद हुए हैं। अगर हम देखें तो इसका इंग्लिश में सबसे पहला अनुवाद, इंग्लिश में सबसे पहला अनुवाद किया था 1810 में जॉन लीडन ने। ठीक है, जॉन लीडन ने। इसके बाद इसका एक और अनुवाद होता है 1905 में। 1905 में इसका अनुवाद करते हैं एनिटी सुसन्ना बेवरिज, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं मिसेज बेवरिज। और अल्टीमेटली इसका एक अनुवाद होता है ल्यूकस किंग के द्वारा। ल्यूकस किंग के द्वारा। और फ्रेंच में इसका अनुवाद करते हैं पेवेट कोटले। पेवेट कोटले करते हैं। फारसी में भी इसका अनुवाद होता है। सबसे पहला अनुवाद शेख जैन वफाई ख्वाफी करते हैं। फिर जो है उसका अनुवाद इंग्लिश में अब्दुल रहीम, सॉरी, फारसी में ही अब्दुल रहीम खान खाना करते हैं। और साथ साथ चौथा जो अनुवाद है वो अबू तालिब तुर्बती करता है शाहजहां के समय में। ये
एक और इम्पोर्टेंट बुक यहाँ पर अकबर के समय की आती है, अकबर के समय की आती है, जिसकी अगर हम लोग बात करें तो उसका नाम है अकबर नामा। अकबर नामा के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं साफ कर देता हूँ। अकबरनामा की अगर बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट बुक है, समझना जरूरी है अकबरनामा के बारे में। कई बार सवाल अकबरनामा के ऊपर आया है। तो अकबरनामा की अगर बात की जाए तो अकबरनामा का जो लिखा गया है वो लिखा है किसने, ये लिखी है अबुल फजल ने। ठीक, अबुल फजल ने इसको लिखा है। इसके तीन भाग हैं, ये तीन भाग हैं। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। ठीक, पहले भाग में हमारे पास इतिहास का वर्णन है, इतिहास का वर्णन है, यानी कि इस राष्ट्र की उत्पत्ति कैसे हुई, अकबर के शासन के 80 साल के पहले तक का वर्णन। दूसरे भाग में है अकबर के राजा बनने के बाद से अगले 46 सालों का वर्णन। और जो तीसरा भाग है, ये तीसरा भाग है अकबर के शासन से संबंधित। ये तीसरा भाग अकबर के शासन से संबंधित है और इसी को हम जानते हैं किस नाम से, इसी को हम जानते हैं आइन ए अकबरी के नाम से। तो तीसरा भाग जो है यही आइन ए अकबरी है। ठीक है। आईने अकबरी के भी पांच भाग हैं, आईने अकबरी के भी पांच भाग है, और इन पांच भागों को क्या कहा जाता है, इन पांच भागों को दफ्तर बोला जाता है। खैर, अकबर नामा का इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर देखा जाए तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था हेनरी बेवरेज ने। हेनरी बेवरेज ने किया था। दूसरा जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था वो किया था ब्लॉकमैन ने। ब्लॉकमैन ने फर्स्ट पार्ट का केवल किया था, और उसके बाद H.S. जैरेट, इन्होंने किया था सेकंड एंड थर्ड पार्ट का। ये ट्रांसलेशन हुआ है। तो इसके बाद और जो किताबें उनको हम लोग आगे देखते चलेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट किताबें थी, हम लोगों ने इनको देख लिया। अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं बाबर की। बाबर की अगर बात करें तो बाबर का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को, और ये जन्म हुआ था फरगना में। फरगना कहाँ पर है, फरगना है उज्बेकिस्तान। परगना उज्बेकिस्तान में जन्म हुआ था। इसका वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, या इन्हीं को तरंग काक के नाम से भी पुकारा जाता था। माता का नाम था कुतलुब निगार खां या कुतलुब निगार खानम। ठीक, पिता की ओर से ये तैमूर का पांचवा वंशज था, और माता की ओर से चंगेज का 14वां वंशज था। नस्ल इसकी तुर्की नस्ल का चगताई वंश था। चगताई कौन था, तैमूर का बेटा था। जो बाबर है ये 11 वर्ष की उम्र में अपने पिता की मौत के बाद फरगना की गद्दी पर बैठ जाता है। इसकी जो आयु थी वो उस समय थी 11 वर्ष 4 महीना की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठ जाता है। और 13 वर्ष की आयु में ये अपने शासन को बढ़ाने का अभियान शुरू करता है। उसके बाद ये हमला करता है, कब हमला करता है, समरकंद पर। समरकंद पर हमला करता है। समरकंद का जो शासक था वो था शैबानी खां। शैबानी खां इसको पराजित करता है। कौन से युद्ध में, सर ए पुल के युद्ध में। इसी सर ए पुल के युद्ध में इसने सीखी कौन सी युद्ध, तुलगुमा पद्धति सीखी, जो इसको आगे मदद करती है। इसी में इसने शैबानी खान को देख कर तुलगुमा पद्धति सीखी। उसके बाद ये भागता है, काबुल जाता है। काबुल में 1504 पर अधिकार कर लेता है, प्लस गजनी पर भी अधिकार कर लेता है, और 1507 में पादशाह की उपाधि धारण करता है। इसकी पुरानी उपाधि क्या थी, ये लोग पुरानी उपाधि इनकी थी मिर्जा। जैसे इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है, तो ये मिर्जा की इनकी उपाधि होती थी, तो इसने मिर्जा की उपाधि छोड़ी, और मिर्जा की उपाधि छोड़कर इसने कौन सी उपाधि धारण करी, पादशाह की उपाधि धारण करी। अब यहाँ पर अगर देखें, ये 1507 में इसने छोड़ दिया। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ बाबर थोड़ा सा मजबूत हो चुका है, और यहाँ भारत में इब्राहिम लोदी का शासन है। और इब्राहिम लोदी के शक्की स्वभाव से, इब्राहिम लोदी के क्रूर बर्ताव से, और किसी पर भी भरोसा ना करने की आदत से उसके जो साथी हैं वो यहाँ पर उससे नाराज हो चुके होते हैं। राणा सांगा अलग से दिल्ली सल्तनत को गिराने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर बाबर को देखकर इनको उम्मीद लगती है कि बाबर की सहायता से हम यहाँ पर इनको, इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा देंगे और हम खुद यहाँ पर
सत्ता में बैठ जाएंगे। ये कौन सोचता है? ये आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी भी सोचते हैं, और यही हाल राणा सांगा का भी होता है, क्योंकि इसके पहले जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आते हैं भारत, वो भारत को लूट कर भारत से वापस चले जाते हैं। तो इनकी उम्मीद यही थी कि बाबर भारत आएगा, लूटेगा, यहाँ के राजा को हटा देगा और उसको बाद वापस लौट जाएगा, और फिर यहाँ की सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी की इसी क्रूरता वगैरह से, जो दौलत खान लोदी है जो कि बेसिकली पंजाब का सूबेदार या गवर्नर होता है, और जो आलम खान लोदी है जो इब्राहिम लोदी का चाचा होता है, ये लोग बेसिकली दिलावर खान लोदी को, किसको? दिलावर खान लोदी को, जो कि बेसिकली बेटा होता है किसका? दौलत खान लोदी का बेटा। दिलावर खान लोदी को ये लोग बाबर के पास भेजते हैं, कहाँ? काबुल में। काबुल भेजा बाबर के पास, और ये गया 1521 में काबुल जाता है, और वहां पर बाबर से कहता है कि वहां आकर इब्राहिम लोदी पर हमला करें, इब्राहिम लोदी गद्दे से हटा दें, और उसके बाद जो ये दौलत खान लोदी है ये खुद सुल्तान बन जाएंगे। यही हाल बेसिकली क्या होता है? आलम खान लोदी का होता है। आलम खान लोदी भी उसको निमंत्रण भेजता है। राणा और सांगा जो है वो भी इब्राहिम लोदी से बराबर टक्कर दे रहा होता है, और राणा सांगा की बार बार इन टकरावों की वजह से जो लोदी साम्राज्य है वो ऑलरेडी थोड़ा सा कमजोर हो चुका होता है। लेकिन राणा सांगा को ये लगता है कि केवल मेरे अकेले के बस की ये बात नहीं है कि मैं इब्राहिम लोदी को हरा सकूं। तो जो राणा सांगा है, वो राणा सांगा भी है बाबर से संपर्क करता है, और बाबर को यहाँ पर इन्वाइट करता है। वो बाबर से कहता है कि आप एक तरफ से हमला करिएगा और दूसरी तरफ से मैं हमला करूंगा, और इसके बाद आप तो वापस लौट जाएंगे, और मैं यहाँ पर ये जो भी साम्राज्य है जो भी होगा उसको हम लोग आपस में आधा आधा जो भी तरीका होगा उसको बांट लेंगे। ठीक है। ये जो राणा सांगा से संपर्क करने का उल्लेख है, ये केवल और केवल बाबरनामा में लिखा है, और कहीं भी इसका उल्लेख हमको नहीं मिलता है। लेकिन क्योंकि ये केवल बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है, तो इसको ज्यादा प्रमाणिक माना जा सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले बाबरनामा के हिसाब से, बाबरनामा के अकॉर्डिंग, जो बाबर का पहला आक्रमण है, पहला जो हमला है, वो कब होता है? वो 1526 में नहीं होता, बल्कि 1526 से कहीं पहले होता है, जनवरी 1519 में। और ये कहाँ पर होता है? ये होता है बाजौर और भीरा में। बाजौर और भीरा में होता है। और यहाँ पर बाबर जो है वो पहली बार बंदूक, बारूद एक्सेट्रा का भारत में प्रयोग करता है। बंदूक वगैरह का भारत में, तोप वगैरह का भारत में इस्तेमाल इसी युद्ध में किया जाता है। वैसे तो बारूद ऑलरेडी दुनिया में आ चुकी थी, चीन में इसकी खोज हुई थी और चीनियों ने बहुत सारा इसका इस्तेमाल किया था। बाबर भी भारत के बाहर इसका इस्तेमाल करता रहता था। ठीक है। यहाँ पर भीरा के शासक से 1519 में, जो झेलम नदी किनारे स्थित है, बाबर संधि कर लेता है, और भीरा से ही बाबर इब्राहिम लोदी के पास एक दूत भेजता है और कहलवाता है कि वो सारे इलाके जो तैमूर ने जीते थे, वो सारे इलाकों पर हमारा अधिकार है और वो सारे इलाके हमको वापस कर दो। लेकिन ये जो इसका दूत है, ये इब्राहिम लोदी के पास जाने के पहले ये पहुंचता दौलत खान लोदी के पास, और दौलत खान लोदी उसको वहीं से वापस चलता कर देता है अपने पास, 5-6 महीने तक रोक कर वापस भेज देता, और वो दूत कभी भी इब्राहिम लोदी के पास पहुंच नहीं पाता। इसके बाद बाबर पेशावर पर आक्रमण करता है 1519 पर, बदख्शा पर आक्रमण करके उसको हुमायूं को बदख्शा का सूबेदार बना देता है। बदख्शा को जीत कर हुमायूं को बदख्शा का सूबेदार बना देता है। उसके बाद बाबर पंजाब पर हमला करता है, सियालकोट को जीतता है, सियालकोट को जीतने के बाद कंधार को जीतता है, और कंधार के जीतने के बाद 1524 में लाहौर पर हमला करके लाहौर को भी जीत लेता है। ठीक। लाहौर के बाद दीपालपुर जीतता है, और उसके बाद सुल्तानपुर, जालंधर वगैरह करते करते ये अल्टीमेटली अब पहुंच जाता है 1526 में। कहां पर पहुंच जाता है? पानीपत की तरफ। उसके पहले फरवरी 1526 में वो हुमायूं के नेतृत्व में हिसार फिरोजा को हुमायूं जीतता है, उसके नेतृत्व में सेना भेजता है, और हिसार फिरोजा को हुमायूं जीतता है। ये हुमायूं की पहली जीत थी। किसकी पहली जीत थी? हुमायूं की। हुमायूं की पहली जीत थी। उसके बाद 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इसमें बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है। बाबर की जीत के कई सारे कारणों में से एक कारण था उसका तोपखाना। उसके
बंदूकची और उसका कुशल जो सैन्य कौशल है, और उज़्बेकों के शैबानी खान से सीखी गई तुलगमा युद्ध पद्धति को वो यहाँ पर इस्तेमाल करता है। तोपों को सजाने की उस्मानी जो विधि है उसका प्रयोग यहाँ पर बाबर करता है। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बाबर के पास युद्ध का अनुभव था, जो कि इब्राहिम लोदी के पास नहीं था, क्योंकि इब्राहिम लोदी खुद कभी किसी युद्ध में नहीं जाता था। ठीक है। यहाँ पर बाबर के तोप खाने का नेतृत्व उस्ताद अली के पास था और मुस्तफा खान के पास था। ये तुर्की अधिकारी थे जिन्होंने बाबर के तोप खाने का को लीडरशिप प्रोवाइड करी थी और बहुत कुशल थे। तो ये बाबर की जीत के कारण थे। वहीं पर पानीपत में ही इब्राहिम लोदी का मकबरा बना देता है ईंटों के ढेर से बाबर। और यहाँ पर इस पानीपत के युद्ध के बाद जो पहला अफगान शासन है, पहले अफगान शासन का यहाँ पर अंत हो जाता है। पहले अफगान शासन का यहाँ पर अंत हो जाता है। दूसरा अफगान शासक शेर शाह सूरी के समय आएगा। अब यहाँ पर इस युद्ध के बाद बाबर के हाथ में दिल्ली आ जाती है, और इतना बड़ा खजाना जब बाबर देखता है तो उसकी आंखें चौंध जाती हैं। ठीक है। इसके पहले काबुल में बाबर भले ही सत्ता में आ गया हो, लेकिन वहां पर इतनी संपत्ति उसके पास नहीं थी। गरीबी, वो अपने आप को गरीब की तरह जीता हुआ बोलता था, और जब वो युद्ध जीत जाता है तो वह कहता है कि काबुल की गरीबी अब हमारे लिए और नहीं है। इसके पहले वो अपने देश के, अपने इलाके के लोगों के ऊपर एक कर लगा के रखता है जिसका नाम था तमगा। अब क्योंकि इसके पास जो उसकी आमदनी का मुख्य स्रोत था, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा खजाना आ जाता है, तो वो वहां पर अपने इलाके के लोगों के ऊपर लगने वाले इस तमगा कर को माफ कर देता है। तमगा कर को माफ कर देता है। साथ ही साथ काबुल और काबुल के साथ साथ बदख्शां बदख्शां के हर एक नागरिक को, हर एक निवासी को चांदी का एक सिक्का दान में देता है इसका। और शाहरुखी नाम का ये सिक्का होता है। बाबर बहुत उदार होता है, जिसको जो जो भी मांगता है वो बाबर उसको दान में दे देता है, और इसीलिए बाबर को कलंदर, इस स्वभाव की वजह से कलंदर कहा जाता है। इसके बाद अब यहाँ पर खानवा का युद्ध होता है। बेसिकली यहाँ बात ये होती है कि राणा सांगा ये सोचता होता है कि बाबर तो युद्ध करके वापस लौट जाएगा, और बाबर अब यहाँ पर क्योंकि वापस नहीं लौट रहा है तो राणा सांगा को दिक्कत शुरू हो जाती है। वहीं बाबर से राणा सांगा ने ये वादा किया था कि जब तुम हमला करोगे तो एक तरफ से तुम हमला करोगे, दूसरी तरफ से हम हमला कर देंगे इब्राहिम लोदी के ऊपर। लेकिन जब बाबर हमला करता है तो राणा सांगा कोई भी हमला नहीं करता, वैसे ही बैठा रहता है। तो इससे बाबर भी राणा सांगा से नाराज होता है। तो यहाँ पर दोनों असंतुष्ट हैं, और इसी असंतुष्टि के कारण 1527 में खानवा का युद्ध होता है, जो बाबर और राणा सांगा के बीच में था। कारण मुख्य क्या है? क्योंकि राणा सांगा ने सोचा था कि बाबर वापस चला जाएगा, और वापस नहीं जाता है। तो ये इस युद्ध का मेन कारण रहता है। इस युद्ध में बाबर की जीत होती है। और दूसरी बात ये कि ये युद्ध बाबर बेसिकली नॉन मुस्लिम से लड़ रहा है, हिंदुओं से लड़ रहा है। तो इसको वो एक जिहाद का नाम देता है और कहता है कि ये जिहाद है। और यहाँ पर फिर से मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर को ऑफिशियली समाप्त करने की घोषणा यहाँ पर बाबर दे देता है। और इस युद्ध के बाद जो बाबर है वो अपने आप को गाजी की उपाधि देता है, और इस युद्ध के बाद अभी तक उसके मन में जो भी संशय था वो खत्म हो जाता है, और बाबर पूरी तरीके से भारत में रहने का मन बना लेता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से अफगान भी लड़े थे, प्लस एक और व्यक्ति लड़ा था, चंदेरी का शासक मेदिनी राय, ये भी लड़ा था। अब अगला युद्ध बाबर का जो होता है वो मेदिनी राय के साथ होता है 1528 में मेदिनी राय के साथ बाबर का अगला युद्ध होता है। अच्छा, खानवा का युद्ध जो हुआ था वो होता 17 मार्च 1727 को हुआ था। ठीक। अब चंदेरी यहाँ पर मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 को। यहाँ पर मेदिनी राय के साथ इस युद्ध में बाबर इसको भी जिहाद का नारा देता है, क्योंकि यह युद्ध भी हिंदुओं के साथ है। और इस युद्ध के बाद बाबर राजपूतों के सिरों की मीनारें बनवाता है। ये जो मीनारें हैं ये खानवा में भी बनवाई थी, खानवा में भी बनवाता है, और चंदेरी के युद्ध में भी राजपूतों के सिरों की मीनारें बनवाता है। ये उसका शौक था, अपनी बहादुरी को दिखाने का शौक था, दुश्मनों में डर पैदा करने का शौक था। चंदेरी के युद्ध में अब स्त्रियां क्या करती हैं? जौहर करती हैं। जौहर आप जानते होंगे किसे कहा जाता है। नेक्स्ट युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध होता है मई
1929 में। अब बेसिकली अफगानी यानी कि जो लोदी वंश था, उस लोदी वंश को तो इसने खत्म कर दिया, लेकिन लोदी वंश के जो वंशज थे, लोदी वंश के जो साथी थे, वो साथी अभी असंतुष्ट हैं और वो बदला लेने की फिराक में है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है महमूद लोदी। महमूद लोदी जो बेसिकली सिकंदर लोदी का रिश्तेदार था और अपने आप को उनके बाद सिंहासन का उत्तराधिकारी समझ रहा था और सुल्तान होने का दावा कर रहा था। वो अब बंगाल के शासक, इसके पास बंगाल के शासक नुसरत शाह के पास जाता है, नुसरत शाह से मदद मांगता है। नुसरत शाह उसको मदद देने का वादा करता है। बाबर भी नुसरत शाह से बात करता है और अपने पाले में आने की कोशिश करता है, लेकिन नुसरत शाह बाबर के पाले में आने से मना कर देता है और अल्टीमेटली यहाँ पर युद्ध होता है जिसका नाम है घाघरा का युद्ध, या अफगानों के साथ हो रहा है। यहाँ पर बाबर बंगाल यानी कि नुसरत शाह और बिहार यानी कि महमूद लोदी की संयुक्त अफगान सेना को हराता है। संयुक्त अफगान सेना को हराता है, नुसरत शाह से वो संधि कर लेता है और वापस आगरा पहुंच जाता है। ठीक। और यहीं पर 26 दिसंबर 1530 में बाबर की हो जाती है, बाबर की मौत हो जाती है। 48 ईयर्स की एज में बाबर की मौत हो जाती है। बाबर को दफनाया जाता है। कहाँ पर दफनाया जाता है? आगरा में दफनाया जाता है। आगरा में एक जगह है जिसका नाम है आराम बाग। ठीक। इसी को पहले बोला जाता था नूर अफगन बाग, और इसी का नाम बदल के कर दिया गया है राम बाग। यहाँ पर उसको दफना दिया जाता है। बाद में बाबर की जो बीवी है वो बाबर के अस्थियों को यहाँ से निकाल कर ले जाती है, कहाँ पर शिफ्ट कर देती है? काबुल में। और बाबर को काबुल में शाह काबुल बाग में दफना दिया जाता है और यहीं पर बाबर का मकबरा है। तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। ध्यान रखिएगा, मकबरा कौन से मुगल शासक का कहाँ है, इस पर भी सवाल आया है एग्जाम में। बाबर की 26 दिसंबर 15 तो इसको मौत हो जाती है। बाबर की अगर पत्नियों की बात करें तो बाबर की पहली पत्नी थी आयशा सुल्ताना, जिससे उसकी शादी सबसे पहले हुई थी। उसके बाद उसकी दूसरी बेबी है जिसका नाम है माहम बेगम। माहम अनगा नहीं, माहम बेगम। मैं इसको देता हूँ दोबारा से, माहम बेगम। माहम बेगम बेसिकली हुमायूं की माँ है। और इसके बाद गुलरुख बेगम है। गुलरुख बेगम, इनके बेटे हैं कामरान और अस्करी। और एक और बीवी है जिसका नाम है बीवी मुबारिका। ये बाबर की अलग अलग बीवी हैं। बाबर बेसिकली अगर देखें तो नक्शबंदी, नक्शबंदी सूफी सिलसिले को मानता था और इसी सिलसिले के एक सूफी संत का वो अनुयायी था जिनका नाम था ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार। इनका वो अनुयायी था। ठीक। बाबर की आत्मकथा तुझे के बाबरी है, तुर्की भाषा में है, बात कर ही चुके हैं। इसका अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। इंग्लिश में किसने किया था वो भी देखा है। बाबरनामा में 5 मुस्लिम शासकों व 2 हिंदू शासकों का उल्लेख है। मुस्लिम शासक कौन? गुजरात के, मालवा के, दिल्ली के, बंगाल के और बहमनी के मुस्लिम शासकों का यहाँ पर उल्लेख है। और हिंदू में इसमें मेवाड़ के राणा सांगा और विजयनगर के कृष्णदेवराय का उल्लेख है। और विजयनगर के कृष्णदेवराय को उसने तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है। बाबर ने चित्रकला को भी प्रेरित किया था और चित्रकला में उसके जो बाबरनामा में 2 चित्रकारों के नाम आते हैं, एक का नाम आता है बिहजाद और दूसरे का नाम आता है मुजफ्फर। ये बाबर के समय के चित्रकार थे। बाबर जो है वो बेसिकली शायरी भी लिखता था, शायरी लिखता था। और शायरी में बेसिकली वो रुबाइयाँ लिखता था, रुबाइयाँ लिखता था। ठीक। बाबर ने कई सारे गीत लिखे थे, तो उसके गीतों का या शायरी का जो संग्रह है उसका नाम है दीवान, उसका नाम दीवान है। बाबरनामा ने एक पद्य शैली की भी शुरुआत की थी, एक पद्य शैली की शुरुआत की थी जिसका नाम है मुबैयान। मुबैयान नाम की पद्य शैली की शुरुआत की थी। एक लेखन शैली की भी उसने शुरुआत की थी। इस लेखन शैली को बोला जाता है खत ए बाबरी। ठीक है। या इसी को हम बोलते हैं बाबरी लिपि।
ठीक। और इसी लिपि में बाबर ने अपने हाथों से कुरान को भी लिखा था। बाबर के बाद अगला आता है हमारा हुमायूं। हुमायूं की बात अगर की जाए तो दो काल में इसका शासन काल है। पहला 1530 से 1540 तक, और दूसरा है 1555 से 1556 तक। हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था। इसका जन्म होता है 6 मार्च 1508 को हुमायूं का जन्म होता है। पिता का नाम बाबर था और माता का नाम था माहम बेगम। माँ का नाम क्या था? माहम बेगम था। और इसका जो जन्म हुआ था वो जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म इसका हुआ था काबुल में, बाबर का। ठीक। और हुमायूं हुमायूं के भाई अस्करी मिर्जा, हिंदाल मिर्जा और कामरान मिर्जा था, लेकिन इन भाइयों में आपस में पटती नहीं थी। हुमायूं के दो शिक्षकों के नाम हमको मिलते हैं। कौन कौन से? एक शिक्षक का नाम है मौलाना मसीहुद्दीन रहुल्ला। मसीहुद्दीन राहुल्ला। और दूसरे शिक्षक शिक्षक का नाम है मौलाना इलियास। मौलाना इलियास था। बाबर को सबसे पहले, जैसे हम लोगों ने देखा था, इसको बाबर ने हुमायूं को बनाया था बदख्शां का सूबेदार या गवर्नर बनाया था। और बाबर बाबर ने जब पानीपत पर हमला किया था तो उसके पहले हुमायूं ने 26 फरवरी 1526 को, पानीपत के युद्ध के पहले, हिसार फिरोजा पर हमला करके जीता था। ये जो थी, ये हुमायूं की पहली जीत, के हुमायूं का पहला पहला युद्ध था। हुमायूं का पहला युद्ध था ये हिसार फिरोजा वाला, 26 फरवरी 1526 को। ठीक। इसके बाद अगर देखें तो बाबर की मौत के बाद, बाबर की मौत कब होती है? 26 दिसंबर को होती है 1530 को। और 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं क्या है? हुमायूं गद्दी पर बैठ जाता है। 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं गद्दी पर बैठ जाता है। इसकी उम्र थी 23 वर्ष की। 23 वर्ष की उम्र में हुमायूं यहाँ पर गद्दी में बैठ जाता है। वो अपने भाइयों के बीच में शासन का, साम्राज्य का बंटवारा कर देता है। तो उसके भाइयों में जो उसका भाई है कामरान मिर्जा, कामरान मिर्जा को वो देता है काबुल और कंधार का इलाका। अस्करी मिर्जा को वो देता है संभल का इलाका। ठीक। इसके अलावा हिंदाल मिर्जा को वो देता है मेवात का इलाका। और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा उसका चचेरा भाई, इसको वो देता है बदख्शां। उसको वो देता है बदख्शां। इसके बाद जो हुमायूं है, वो हुमायूं अपना अभियान शुरू करता है। इसका अभियान जो होता है कालिंजार का युद्ध 1531 को होता है। यहाँ पर हुमायूं की बेसिकली शुरुआत में हार होती है। बाद में हुमायूं वहां पर डेरा डाल देता है और प्रतापरुद्र बाद में समर्पण कर देता है। बाद में यहाँ का शासक प्रतापरुद्र समर्पण कर देता है। ठीक है। बाद में घेरा डाला। दोहरिया का युद्ध होता है। दोहरिया का युद्ध होता है 1532 में। अफगान शासक महमूद लोदी को ही हराता है, महमूद लोदी को पराजित करता है। अब अफगानों में एक ही व्यक्ति रह जाता है जो इसका मुकाबला करता है, जिसका नाम है शेर शाह सूरी। अब ये 1532 में चुनारगढ़ का पहला घेरा डालता है। चुनारगढ़ के पहले घेरे में शेर शाह सूरी आत्मसमर्पण कर देता है। इसके साथ वफादारी का वादा करता है और कहता है कि आप कोई भी युद्ध लड़ेंगे तो हम अपनी सेना को आपके साथ भेजेंगे। फिर इसके बाद ये गुजरात के बहादुर शाह से युद्ध करता है 1535 1536 में। 1535 1536 में बहादुर शाह गुजरात से भागकर मांडू चला जाता है। हुमायूं उसके पीछे बचे मांडू या मेवात की तरफ मालवा की तरफ जाता है और मालवा के इलाके को भी जीत लेता है। लेकिन ये मालवा का इलाका हुमायूं के पास लंबे समय तक नहीं रह पाता और इसको वहां का एक व्यक्ति मल्लू खान हुमायूं से छीन लेता है। अब यहाँ पर इसके साथ शेरशाह के साथ तीन मुख्य युद्ध होते हैं। पहला युद्ध है हमारे पास चुनार का युद्ध, जो होता है 1538 में। इस चुनार के युद्ध में शेरशाह पराजित होता है और हुमायूं उसको माफ कर देता है। दूसरा युद्ध होता है चौसा का युद्ध, जो 1539 में होता है। इसमें हुमायूं पराजित होता है, युद्ध भूमि से भाग जाता है। और यहाँ पर जो शेर शाह सूरी, जिसका वास्तविक नाम शेर खान था, वो अपने लिए शेर शाह की उपाधि धारण करता है। ठीक। शेर शाह की उपाधि
धारण करता है। फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है। इस युद्ध में हुमायूं की निर्णायक हार होती है। हुमायूं की निर्णायक हार होती है। ये जो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो चौसा का युद्ध है, चौसा का युद्ध यही वह युद्ध है जहां पर हुमायूं बांध भागता है और गंगा में कूद जाता है। और गंगा में जब कूद जाता है तो उसकी जान बचाता है एक भिष्ट जिसका नाम होता है निजाम सक्का। और ये निजाम सक्का को एक दिन का बादशाह बनाने का वादा करता है, जो बाद में इसने पूरा भी किया था। और ये निजाम सक्का फिर बाद में चमड़े के सिक्के चला देता है। ठीक। अब कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में 1540 में हुमायूं की निर्णायक हार हो जाती है। और ये युद्ध बेसिकली होता है 17 मई 1540 को हुमायूं की निर्णायक हार हो जाती है। हुमायूं यहाँ से अगले 15 सालों तक, अब इसके बाद ये जो शासन है, इस शासन पूरा का पूरा अब रहता है 1540 से 1555 तक मुगलों के हाथों से दूर। और यहाँ पर अब स्थापित करता है शेरशाह सूरी, सूर्यवंश की स्थापना करता है। ठीक है। सूर्यवंश की स्थापना करता है। इसी वंश को द्वितीय अफगान शासन या द्वितीय अफगान वंश भी कहा जाता है। हुमायूं यहाँ से भागता है। भागता है तो इसी भागने के दौरान जब वो जगह जगह पर भटक रहा होता है तो उसको हमीदा बानो बेगम मिलती हैं। और हमीदा बानो बेगम से उनका विवाह हो चुका होता है। इनकी पहले एक शादी हो चुकी होती है बेगा बेगम से। बेगा बेगम ही हाजी बेगम है। तो हमीदा बानो बेगम से पहले बेगा बेगम या हाजी बेगम से शादी हो चुकी होती है और हमीदा बानो बेगम इनकी दूसरी जो पत्नी होती हैं। ठीक है। इस शादी में के समय हुमायूं की जो उम्र लगभग 32 साल होती है और हमीदा बानो बेगम की शादी उम्र जो होती है वो केवल 14 साल होती है। तो इसका भाई जो अस्करी मिर्जा है इसका बड़ा विरोध करता है, लेकिन फिर भी शादी हो जाती है। यहाँ से भागकर ये जो हुमायूं है ये पहुंचता है उमरकोट। उमरकोट का शासक होता है वीरसाल। उमरकोट का शासक होता है वीरसाल। वीरसाल हुमायूं को शरण देता है और यहीं पर 1542 में अकबर का जन्म होता है। लेकिन अकबर के जन्म से कुछ समय के पहले ही जो हुमायूं है ये ईरान की तरफ कूच कर चुका होता है और हुमायूं भारत छोड़कर ईरान के शाह तमस के पास चला जाता है। 1555 में ईरान के शाह के द्वारा दी गई फौज के साथ ये वापस लौटता है और सरहिंद के युद्ध में ये अपना साम्राज्य को वापस ले लेता है। समृद्ध का युद्ध जो होता है वो होता है 22 जून 1555 में। इसी बीच जो 1545 में, क्योंकि शेरशाह सूरी की मौत हो चुकी थी और उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन यहाँ तक आते आते जो सूर्य साम्राज्य है वो थोड़ा सा कमजोर हो चुका होता है, उसका विघटन शुरू हो चुका होता है और वो 5 वंशों में टूट जाता है। जिसमें पंजाब का जो इलाका होता है वो सिकंदर सूर के हाथों में होता है। बंगाल का इलाका मोहम्मद खान सूर के हाथों में होता है। बिहार का इलाका मोहम्मद आदिल शाह सूर के, संभल का इब्राहिम सूर के और मालवा में बाज बहादुर बैठ जाता है। और यहाँ पर वो सिकंदर सूर को हरा के इस इलाके की सत्ता को अपने हाथों में ले लेता है। लेकिन सरहिंद युद्ध के ठीक पहले एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये मच्छीवाड़ा का युद्ध में जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है? वो नेतृत्व करता है बैरम खान। और मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद ही जो वो हुमायूं जो है बैरम खान को खाने खाना और यार वफादार की उपाधि देता है। बैरम खान को यार वफादार और खाने खाना की उपाधि देता है। फिर सरहिंद का युद्ध होता है और वापस से सत्ता इसके पास आ जाती है। ठीक। और इस यहाँ पर जब वो सत्ता पा जाता है तो अकबर को वो बना देता है, कहाँ का? अकबर को बना देता है वो पंजाब का गवर्नर। पंजाब का गवर्नर या सूबेदार बना देता है। और बैरम खान को उसका संरक्षक नियुक्त करता है। संरक्षक को बोला जाता है अताली। अतालिक नियुक्त करता है। और 24 जनवरी 1556 में दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो जाती है। हुमायूं को अच्छाइयों की वजह से अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान कामिल कहा है। इसका मकबरा दिल्ली में है जिसे उसकी पत्नी बेगा बेगम ने बनाया है। हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं बहुत ज्यादा अफीमची था, अफीम बहुत खाता था, बहुत ज्यादा आलसी था, बहुत ज्यादा लापरवाह था। और उसका पूरा जीवन इसी वजह से संघर्षों में बीता था। साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा अंधविश्वासी था। वो अलग अलग दिनों में अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। जैसे शनिवार को वो काले रंग के कपड़े पहनता था, सोमवार को सफेद रंग के कपड़े पहनता था, मंगलवार को लाल रंग के, बुधवार को नीले, शुक्रवार को सफेद, रविवार को पीले रंग के कपड़े पहनता था। और बिना वो
कोई भी काम नहीं करता था। ठीक है, बिना कोई भी ज्योतिषियों से पूछे कोई काम नहीं करता था। अब इसके बाद बीच में कुछ समय का ग्रहण लग जाता है मुगल में, और आ जाता है हमारा सूर्यवंश। सूर्यवंश की स्थापना करता है शेर शाह सूरी। इसका बचपन का नाम था फरीद। पिता का नाम हसन खान था, जो कि जौनपुर का छोटा जागीरदार था। और एक जो शिक्षा वगैरह होती है, वो शिक्षा भी कहाँ पर होती है? जौनपुर में ही होती है। दक्षिण बिहार के एक सूबेदार बहार खान लोहानी के शरण में चला जाता है, और वहां पर एक शेर के मारने पर इसको शेर खान की उपाधि बहार खान लोहानी दे देता है। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को ये हराता है, और हराने के बाद हजरत आला की उपाधि धारण करता है। 1530 में चुनार के किलेदार ताज खान की मौत हो जाने के बाद उसकी विधवा लाड मलिका से शादी कर लेता है, और चुनार के किले पर अधिकार कर लेता है। 1534 में सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक महमूद शाह को हरा देता है, और उससे 13 लाख दीनार वसूलता है। और 1540 में हुमायूं को निर्णायक तरीके से हरा देने के बाद ये भारत में सूर्यवंशी द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक, यहाँ अगर देखा जाए तो ये इसके बाद उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ का ये किला बनवाता है। और 1542 में मालवा पर आक्रमण करके मालवा पर अधिकार कर लेता है। 1543 में रायसीन पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लेता है। 1544 में मारवाड़ पर आक्रमण करके वहां के शासक मालदेव को पराजित करके अधिकार कर लेता है। और इस युद्ध में वहां के जो राजपूत सरदार होते हैं जैता और कुप्पा, वह बहुत ही वीरता प्रदर्शन करते हैं और अफगान सेना के छक्के छुड़ा देते हैं। ठीक है, इसी युद्ध के बाद शेर शाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था, क्योंकि इनकी बहादुरी को देखकर वो खुद क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं हार जाऊं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो ये जो रायसीन पर हमला जो है, ये रायसीन पर जो हमला है, ये उसके माथे पर एक कलंक माना जाता है। कैसे कलंक माना जाता है? जब ये रायसीन पर हमला करता है तो रायसीन का जो राजा होता है, वो राजा होता है पूरनमल। राजा पूरनमल होता है। ये पूरनमल को धोखे से मारकर रायसीन पर कब्जा कर लेता है, और इसके बाद वहां की जो स्त्रियां हैं वो जौहर कर लेती हैं। बचे हुए औरतों, बच्चों और बूढ़ों को ये मार देता है। ये अकेली ऐसी घटना है जिसमें शेर शाह ने राजा को धोखे से मारा, कपट किया। ठीक है, बच्चों को मारा, बूढ़ों को मारा। इतिहासकार जो है वो इसको शेर शाह के चरित्र पर एक कलंक की तरह देखते हैं। और इस घटना के बाद शेर शाह का जो बेटा होता है वो इतना आहत हो जाता है, इतना ग्लानि महसूस करता है कि इसका जो बेटा है वो बेटा आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, आत्महत्या कर लेता है। 1545 में जो शेर शाह है वो कालिंजर पर हमला करता है, और यहाँ का जो शासक था वो कीरत सिंह था। यहाँ पर गोले बारूद जब छुड़ाए जा रहे होते हैं तो एक हथियार होता है, इसका नाम होता है उक्का। जब ये उक्का चलाया जा रहा होता है तो ये उक्का वापस लौट के शेरशाह सूरी के पास गिर पड़ता है, और शेरशाह सूरी जहां पर था वहां पर बहुत सारा बारूद रखा हुआ था। तो उक्का वहां पर जब गिरता है तो उस पूरे बारूद में आग लग जाती है, और उस आग में शेरशाह सूरी बुरी तरीके से जल जाता है। तुरंत तो नहीं मरता, लेकिन कुछ दिनों के बाद इन्हीं घावों से शेरशाह सूरी की हो जाती है मौत। और शेरशाह सूरी की जो मौत होती है वो होती है 22 मई 1545 को। 22 मई 1545 को मौत हो जाती है। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो बिहार के सासाराम में है। और ये इसके चारों तरफ तालाब है, तालाब के बीच में मकबरा बना है जो 8 कोणों का है, अष्टकोणीय मकबरा है। शेर शाह सूरी के प्रशासन की अगर बात करें तो इसको व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है। इसने कोई नया तरीका नहीं शुरू किया, पुराना जो तरीका चल रहा था उसी को फॉलो किया, लेकिन कुछ सुधारों के साथ। तो पुरानी ही व्यवस्था में सुधार करके लगाया, इसीलिए उसको व्यवस्था सुधारक कहा जाता है। कोई नई व्यवस्था नहीं चलाई, इसलिए उसको व्यवस्था प्रवर्तक नहीं कहा जाता है। और इसको अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। अकबर ने लगभग वही चीजें कंटिन्यू करी मैं जो शेर शाह सूरी ने रखी थी। यहाँ पर अगर देखें तो उसका जो प्रशासन था वो बहुत ही सेंट्रलाइज था। और इसने सल्तनत काल में ही, देखिए, सल्तनत काल की व्यवस्था को ही कंटिन्यू किया थोड़े बहुत सुधार के बाद, इसीलिए व्यवस्था सुधारक कहा जाता है। और ये आपने सल्तनत काल में भी देखे थे। 4 विभाग थे वहां पर: दीवाने वजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसालत, दीवान इंशा। तो दीवाने वजारत क्या था? राजस्व मंत्री होता था, राजस्व डिपार्टमेंट होता था, जो लगान और अर्थव्यवस्था का प्रधान होता था। राज्य के आय व्यय की देखभाल करना, दूसरे मंत्रियों के कामों की देखभाल करना उसका दायित्व होता था। ठीक है, क्लियर? ये इसका काम होता था। दीवान आरिज सेना का संगठन, भर्ती, रसद नियंत्रण आदि की देखभाल करता था।
लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि सेना का संगठन, दीवान आदि सेनापति हो सकता था लेकिन सेना का नेतृत्व नहीं करता था। युद्ध में सेना का नेतृत्व जो था वो शेरशाह सूरी खुद करता था। ठीक है। ये सेना के संगठन, भर्ती, रसद नियंत्रण आदि की देखभाल करता था। कौन भर्ती होगा कौन नहीं भर्ती होगा सेना में, इसकी जिम्मेदारी, अल्टीमेट जो अथॉरिटी थी वो शेरशाह सूरी के खुद के पास थी। दीवान इंशा, ये बेसिकली वही है। ये सुल्तान के आदेशों को लिखना, उसका लेखा रखना और राज्य के विभिन्न भागों में उसकी सूचना पहुंचाने वगैरह से संबंधित था। दीवान रसालत हमारा विदेश मंत्री था, जो दूसरे राज्यों के साथ वगैरह को देखता था। इसके अलावा कुछ और लोग थे, जैसे दीवाने काजी था, काजी से ही पता है न्याय कार्यों से जुड़ा हुआ। दीवाने बरीद था, बरीद का मतलब गुप्तचर होता है, तो एक गुप्तचर विभाग और डाक व्यवस्था की देखभाल करता था। ये हम लोगों ने सल्तनत काल में भी देखा था, सेम चला आ रहा है। ऐसे ही इसका जो प्रांतीय प्रशासन था, संपूर्ण साम्राज्य जो था वो 47 सरकारों में बटा हुआ था। संपूर्ण सरकार जो प्रांत वो साम्राज्य है वो 47 सरकारों या जिलों में बटा हुआ था। और केवल बंगाल जो सूबा था इसका, वो 19 सरकारों में बांटा गया था। 47 में से जो 19 सरकार थे वो केवल बंगाल में थे। प्रत्येक सरकार यानी कि जिले को एक सैनिक अधिकारी के नियंत्रण में छोड़ दिया जाता था, जिसका नाम होता था शिकदार। शिकदार के नियंत्रण में होता था। और उसकी सहायता के लिए एक असैनिक अधिकारी होता था, जिसको अमीर बंगाल मतलब बंगाल में था ये, उसकी नियुक्ति की जाती थी। ठीक है। अब अगर देखें तो जो साम्राज्य था वो सूबों में था। सूबा, सूबे के नीचे सरकार थी। सरकार ही जिला होता था, उसके नीचे परगना होता था, परगने के नीचे क्या होते थे, गांव होते। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था उस समय। ठीक। हर सरकार में अगर देखा जाए तो दो प्रमुख अधिकारी होते थे, एक था शिकदार ए शिकदारान और दूसरा था मुंसिफे मुंसिफान। मुंसिफे मुंसिफान। शिकदार ए शिकदारान के नीचे होते थे शिकदार, और मुंसिफे मुंसिफान के नीचे होते थे मुंसिफ। ये कहाँ पर होते थे, परगने में, इसके नीचे परगना होता था। ठीक है। तो ये सैनिक अधिकारी होता था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पद होता था। मुंशिफे मुंसिफान बेसिकली दीवानी मुकदमों को देखता था और परगने के मुंसिफों के कामों को सुपरवाइज करता था। शिकदार सैनिक अधिकारी होता था, मुंसिफे मुंसिफान न्यायिक अधिकारी था। सरकार के नीचे परगना, परगने में सरकार बटी होती थी, इसमें शिकदार होते थे, शिकदारों को सुपरवाइज शिकदार शिकदारान करता था। मुंसिफ होते थे, कौन करता था, मुंसिफ मुंसिफान करता था। इसके अलावा इनकी सहायता के लिए एक फौजदार और दो कारकुन भी होते थे। कारकुन क्या रखते थे, कारकुन हिसाब किताब रखने का काम करते थे। कारकुन हिसाब किताब रखने का काम करते थे। फौजदार होता था खजांची। फौजदार खजांची होता था। गांवों की बात करें तो गांवों की जो परंपरागत व्यवस्था चली आ रही थी उसी को फॉलो किया गया। ग्राम पंचायत ही गांव की सुरक्षा, शिक्षा और सफाई की व्यवस्था करती थी। सुरक्षा का काम जो होता था वो किसका होता था, सुरक्षा का काम होता था गांव के चौकीदार का। ठीक है। और प्रशासनिक व्यवस्था कौन देखता था, गांव का मुखिया देखता था, या प्रधान देखता था गांव का। भू राजस्व व्यवस्था अगर देख लें तो यहाँ पर जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। कैसी थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, यानी कि इसमें जो सरकार है जो, वो सीधे जनता से लगान वसूलती थी। बीच में कोई भी बिचौलिया, जिसको हम जमींदार जागीरदार जैसे कोई भी चीज नहीं होती थी। किसानों का सीधा संपर्क रहता था, सीधे सरकार को वो अपना लगान वगैरह पे करते थे। कोई भी जमींदार जागीरदार जैसी चीज नहीं होती थी। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था उसके समय पे थी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था, जिसे लगान कहते थे। और यहाँ पर शेर शाह ने जो भी भूमि थी उसको तीन श्रेणियों में विभाजित किया था, अच्छी भूमि, मध्यम भूमि और खराब भूमि। यानी कि वो भूमि जिसमें अच्छी फसल होती है, जिसमें मीडियम फसल होती है, और खराब उपज वाली जमीन को खराब श्रेणी में डाला था। ठीक। और इसी आधार पर भू राजस्व वसूला जाता था कि जमीन कैसी है, उससे उपज कैसी होती है, जिससे कि कोई भी वो ना होने पाए कि खराब जमीन से भी उतना ही लगान लिया जा रहा है जितना अच्छी जमीन से लिया जा रहा है। तो इस हिसाब से राजस्व वसूला जाता था। जो राजस्व था वो 1/3 था, लेकिन मुल्तान में जो राजस्व था वो 1/4 था। बाकी जगहों पर 1/3 था, मुल्तान पे वो 1/4 लगाया हुआ था।
लगान के लिए तीन प्रकार की प्रणालियां थी, एक थी गल्ला बख्शी, दूसरी नष्ट मुक्ताई कनकुत, और तीसरी थी नगदी जब्ती और जमई। गल्ला बख्शी या बटाई में बेसिकली अनुमान के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था, और ये मुल्तान, मालवा और राजपूताना और पश्चिमी पंजाब के इलाकों में ये गन्ना बख्शिया जो थी वो चल रही थी। ठीक। नष्ट या जो कनकूत था, बेसिकली ये अधिकांश जो इलाके हैं, जो बाकी इलाके हैं, मैक्सिमम एरिया में यही चल रही थी। और शेरशाह इसी तरीके को क्या करता था, प्रेफर करता था। शेरशाह द्वारा प्रेफर तरीका भी यही था। यहाँ पर बेसिकली जमीन की माप के आधार पर लगान का निर्धारण होता था। यानी कि जरीब जरीब बेसिकली वो रस्सी होती थी जिससे जमीन मापी जाती थी, उसके आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। नकदी जब्ती या जमई, यहाँ पर भी अनुमान के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था, और गांव के किसी सम्मानित व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि वो राजस्व वसूल कर कर क्या करेगा, जमा करेगा। ठीक है। शेर शाह ने जमीन के नक्शे भी बनवाए और फसलदारों की सूची बनवाई, जिन्हें राई यहाँ कहा जाता था। मालगुजारी के अलावा जरीबाना और महासिलाना भी देना पड़ता था। जरीबाना जो सर्वेक्षण शुल्क था, और महासिलाना देना पड़ता था। जो जरीबाना था बेसिकली वो होता था लगान का 2.5%, और जो महासिलाना होता था वो होता था लगान का 5%। तो अगर लगान 100 है तो 2.5% जरीबाना हो जाता है, और महासिलाना कितना हो जाएगा, 5%। तो टोटल देना पड़ेगा 107.5, इतना देना होता था। किसानों को पट्टे दिए जाते थे, जिससे किसान कबूलियत पत्र द्वारा स्वीकार करते थे, कबूलियत पत्र के द्वारा स्वीकार करते थे। मतलब क्या है कि यहाँ पर किसानों को जब पट्टे दिए जाते थे तो उनसे एक शर्तनामा लिखवाते थे, जिसमें किसान ये वादा करता था कि पट्टे में तय लगान की दर से वो नियमित लगान का भुगतान करेगा। ये जो शर्तनामा है इसी को कबूलियत कहा जाता था, और इन सभी चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता, जिन्हें हम भूमि अभिलेख या भू राजस्व लेखा कहते हैं। शेर शाह सूरी पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व लेखे फारसी और हिंदी दोनों में लिखवाए। भू राजस्व लेखे फारसी और हिंदी दोनों में उसने लिखवाए थे, और इनको द्विभाषिक भू राजस्व अभिलेख कहा जाता था। और इनको बेसिकली बोला जाता था काजक ए खान। काजक ए खान ये क्या होते थे, द्विभाषिक भू राजस्व अभिलेख थे, जो दो भाषाओं में थे, फारसी में और हिंदी में। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो उसने सड़कें, चार मुख्य सड़कें बनवाई थी। एक बंगाल के सोनार गांव से दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती थी, इसी को हम आज जीटी रोड के नाम से जानते हैं। दूसरी थी आगरा से बुरहानपुर तक, आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक, और लाहौर से मुल्तान तक। इसके अलावा उसने कई सारी सरायों का निर्माण करवाया, और बीपी कानूनगो नाम के जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसके द्वारा बनाई गई सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा है। साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा है। मुद्रा व्यवस्था की बात अगर करें तो यहाँ पर उसके साम्राज्य में 23 टकसालें थी। कितनी टकसालें थी, 23 टकसालें थी। कुछ खास जगह जहाँ पर टकसालें थी वो थी हमारे पास ग्वालियर, ग्वालियर के अलावा आगरा में, आगरा के अलावा लखनऊ में उसकी टकसाल थी, उज्जैन में उसकी टकसाल थी। इसके अलावा सिंध, शेरगढ़ और भी कई जगहों पर, कुल 23 जगहों पर उसकी टकसाल थी। उसने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। उसका जो सोने का सिक्का है, उसका जो सोने का सिक्का है उस सोने के सिक्के को बोला जाता था दीनार या अशरफ बोला जाता था। चांदी का उसने रुपया चलवाया जो 180 ग्रेन का होता था। एक अशरफ, अच्छा पहले इसको देख लें, तांबे का सिक्का दाम था जो 380 ग्रेन का होता था। और एक रुपया जो है वो 64 दाम के बराबर होता था, यानी कि एक चांदी का सिक्का तांबे के 64 सिक्कों के बराबर होता था। और वही एक अशरफ जो होता था वो एक अशरफ 9 रुपये के बराबर होता था, यानी कि एक सोने का सिक्का बराबर 9 चांदी के सिक्के के बराबर होता था। इसका जो वजन था वो 167
ग्रेन था। ठीक। तो रुपए और इसका 1:64 का रेशियो, और सोने के सिक्के का और चांदी के सिक्के का रेशियो 1:9 का हो गया। क्लियर। 1:9 का। कहीं कहीं ये चांदी का सिक्का 178 ग्रेन का भी लिखा हुआ मिलता है, तो 180 प्रेफर करिए, बाकी और छोड़िए। इसके अलावा शेर शाह ने आधे दाम, चौथाई दाम और 1/16 दाम के छोटे छोटे सिक्कों को भी चलवाए। उसने पुराने सिक्कों को बंद कर दिया था। जो अलॉयज थी, यानी कि मिश्र धातुएं थे, उनके सिक्कों को बंद कर दिया था, और केवल प्योर सिक्के, शुद्ध सिक्के चलवाए। मिश्र धातु के सिक्के उसने बंद कर दिए। कुछ सिक्कों पर टकसाल का नाम वगैरह भी लिखा हुआ मिलता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो अगला जो शासक हमारे पास, अच्छा यहाँ पर इसकी जो इमारतें हैं वो हम लोग देख लें, तो स्थापत्य में देखें तो इसने शेर शाह का मकबरा तो सासाराम बिहार में, अष्टकोडी है, रोहतासगढ़ का किला इसने बनवाया था। ठीक। पुराना किला दिल्ली का है, ये बनवाया इसने। हुमायूं के दीन पनाह का नाम बदलकर इसने शेरगढ़ रख दिया था। दिल्ली में किला एक पुराना मस्जिद बनवाई। कन्नौज पर हमला करके उसको बर्बाद कर दिया, और बाद में वहां पर शेर सूर नाम का नगर बसाया था। शेर शाह के समय ही जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, और इसने घोड़ों को दागने व सैनिकों का हुलिया लिखे जाने की प्रथा को अपनाया, जिसको शुरू किसने किया था? सल्तनत काल में जो शुरू हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अकबर। अकबर का शासन है 1556 से 1605 तक। वास्तविक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था। इसको बदरुद्दीन भी बोला जाता है, क्योंकि ये पूर्णिमा के दिन पैदा हुआ था, तो पूर्णिमा के चांद को बदर बोला जाता है, तो उसी के वजह से इसका नाम बदरुद्दीन भी कर दिया गया था। ठीक। एक चीज यहाँ पर हम लोग और देख लेते हैं, शेरशाह के उत्तराधिकारी, फिर वापस अकबर पे आते हैं। शेरशाह के जो उत्तराधिकारी हैं वो कौन कौन से हैं? शेरशाह के उत्तराधिकारी हैं, एक है इस्लाम शाह सूर, इस्लाम शाह सूर, फिरोज शाह सूद, मोहम्मद आदिल शाह, और इसके अलावा जो मोहम्मद आदिल शाह, इसी के समय पर साम्राज्य का विघटन हो जाता है और अलग अलग लोग आ जाते हैं, जैसे सिकंदर सूद, बाज बहादुर इत्यादि इत्यादि। और मोहम्मद आदिल शाह का जो मंत्री है, इस ये जो मंत्री है, यही मंत्री है कौन? हेम, जो बाद में बनता है हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक। बात करते हैं अकबर के पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम। जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट में, राणा प्रसाद या राणा वीर साल के यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। जानकारी कहाँ से मिलती है इसके बारे में? आईने अकबरी, जो अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी, अकबरनामा का भाग है ये। ठीक। मुंतकाबुल तावारीख अब्दुल कादिर बदायूनी, तबाकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। अकबर का जो राज्याभिषेक होता है वो बैरम खान की देख रेख में 14 फरवरी 1556 में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान में होता है। पंजाब का एक गवर्नर था। 1556 से 1560 तक बैरम खान इसका संरक्षक यानी कि अतालिक रहता है। 1556 में इसको वजीर बनाता है और खाने खाना की उपाधि दी जाती है। ठीक। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में होता है, जब हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है वो दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। 100 दिन तक वो दिल्ली पर राज करता है, और ये पानीपत का दूसरा युद्ध बैरम खान और हेमू के बीच में होता है। हेमू पराजित होता है और मारा जाता है। इसके बाद पेटीकोट सरकार का शासन समय आता है 1560 से 1562। अकबर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, और ये कुछ लोगों के दबाव में, कुछ लोगों के उसमें काम करता है, वर्चस्व में काम करता है, जो इसको कठपुतली तरह यूज करने की कोशिश करते हैं। जिनमें 4 लोग हैं। एक है हमारे, जिसमें जिसमें जो लोग हैं वो है हमारे पास दाई की महामनगा, जेजियनगा और अदम खान। तो ये बेसिकली ये जो काल है 1560 से 1562 का, जहाँ पर ये महामनगा, जीजीएनगा और अदम खान के वर्चस्व के कारण ये उनके दबाव में काम कर रहा है, इसको पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन कहा जाता है। बाद में ये 1562 में खत्म हो जाता है। अदम खान की मौत के बाद भी जो महामनगा है उनकी भी मौत हो जाती है, तो ये खत्म हो जाता है। इसके सैन्य अभियान और विजय का क्रम याद करना बहुत जरूरी है। क्रम पूछा जाता है। मालवा को 1561 में जीता, फिर चिनार को 1561 में ही, गढ़कटंगा गोंडवाना में रानी दुर्गावती थी, उसको हराया 1564 में। चित्तौड़गढ़ पर हमला किया 1567 में। गुजरात को जीता 1572 में। बंगाल बिहार पर 1574 76। काबुल को जीता 1581 में। कश्मीर 1586 में। सिंध विजय 1591 की। उड़ीसा की 1590-91। बलूचिस्तान 1595। कंधार विजय होती है 1595 में। अहमदनगर चांदबीबी को वहां पर ये वो करता है।
और असीरगढ़ का किला इसकी अंतिम विजय होती है 1601। और ये कहा जाता है कि असीरगढ़ के किले को अकबर ने चांदी या सोने की चाबियों से खोला था। ये उसकी अंतिम विजय है। चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में जो अकबर है वो फतहनामा जारी करता है, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1572 में वो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाता है। अकबर की अंतिम विजय असीरगढ़ की विजय होती है। अकबर की इस जो 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 नीति है वो सुलह और समझौते की नीति है, दमन और समझौते की नीति है। वो ये जानता है कि भारत में अगर शासन करना है तो सभी को साथ लेकर शासन करना होगा, और इसलिए वो यहाँ के जो शक्तिशाली राजपूत शासक होते हैं उनके साथ ये उनकी सहानुभूति प्राप्त करके उनके साथ वो करके अपना शासन चलाता है। तो राजपूत नीति कैसी है? दमन और समझौते की नीति। जो साथ आ गए उनके साथ समझौता, जो नहीं आया उनका दमन, जैसे महाराणा प्रताप के साथ युद्ध चला करता है। उद्देश्य साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना है। अकबर ने सबसे पहले आमेर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जो कि कछवाहा शासक भारमल था, जिसने अकबर की हिंसा स्वीकार की और अपनी पुत्री हरखा भाई का विवाह अकबर के साथ किया। पिछले समय में कुछ विद्रोह भी हुए थे, जिनमें से इंपॉर्टेंट विद्रोह है उज्बेक विद्रोह 1564 का, अफगान बलूची विद्रोह 1586 का, और इसी विद्रोह के दौरान बीरबल की मौत होती है। फिर इसका बेटा जो सलीम, जो बाद में शाहजहां बनता के रूप में उसमें आता है, जहांगीर के रूप में सत्ता संभालता है शहजादा सलीम जहांगीर। वो 1599 में विद्रोह करता है पुर्तगालियों के साथ षड्यंत्र करके, और इलाहाबाद यात्रा को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। और सलीम के इशारे पे ही वीर सिंह बुंदेला, जिन्होंने मथुरा का केशव राय मंदिर बनवाया था, वो अबुल फजल की हत्या कर देते हैं। अकबर की धार्मिक नीति नीति बहुत ही सहिष्णु था, टॉलरेंट था, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने पर विश्वास करता था। इसकी नीति का मूल उद्देश्य था सार्वभौमिक समझौता, जिसे सुलह कुल की नीति भी कहा जाता है। इबादत खाना इसने निर्माण करवाया था। कब करवाया था? इबादत खाना इसने बनवाया था 1575 में। क्यों बनवाया था? धर्म शास्त्रीय और दार्शनिक विषयों पर वाद विवाद के लिए, सभी धर्मों के बारे में जानना चाहता है, इसीलिए उसने इबादत खाना बनवाया था 1575 में। इस्लाम के बारे में अधिक से अधिक जानने की इच्छा, तो शुरुआत में केवल इस्लाम से जुड़े विद्वानों को ही बुलाया जाता था 1575 से 1578 तक। और 1578 से इबादत खाने में दूसरे धर्म के विद्वानों को भी बुलाया जाने लगा, और फिर इसको कहा जाने लगा धर्म संसद। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लोग बुलाए गए थे उनमें हिंदुओं में से हिंदू जो विद्वान थे वो देवी और पुरुषोत्तम को, जैन विद्वानों में हरिविजय सूरी, जिनचंद्र सूरी, विजय सेन सूरी और शांति चंद्र वगैरह को, पारसियों में से आमंत्रित किया गया था दस्तूर मेहरजी राणा को, और ईसाइयों में एका विवार मौंसरात जो बेसिकली पुर्तगाली थे उनको। यहाँ पर हरिविजय सूरी को उसने जगत गुरु की, और जिनचंद्र सूरी को उसने युग प्रधान की उपाधि दी थी। दस्तूर मेहरजी राणा जो पारसी धर्म के यहाँ पर वो थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको 200 बीघा जमीन दी थी, और दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। अग्नि बेसिकली किसका वो होता है? पारसियों से इसने लिया। झरोखा दर्शन, तुलादान और पायबोस जैसी पारसी प्रथाएं भी इसने शुरू करी। महजरनामा अकबर शुरू करता है, ये बेसिकली अपने आप को सर्वोच्च दिखाने के लिए महजरनामा बनाता है। अकबर ने उलेमाओं के विरोध को कम करने और राजत्व की गरिमा को बढ़ाने के लिए 1579 में महजरनामा जारी किया, जिसे उसने धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बना दिया। इसका प्रारूप शुरू बनाया था शेख मुबारक ने। और शेख मुबारक पिता होता है अबुल फजल का, और फैजी का ये पिता है शेख मुबारक। स्मिथ और बुलजले हेग ने महजर को अचूक आज्ञा पत्र कहा है, और महजर जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल और इमाम आदिल की उपाधि धारण कर ली थी। ये एक नया धर्म चलाने का प्रयास भी करता है, जिसका नाम होता है दीन इलाही। ये 1582 में सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से दीन इलाही नामक धर्म स्थापित करता है, जिसकी दीक्षा के लिए दिन इतवार का डिसाइड किया जाता है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर दीक्षा लेता है उसको 4 चरणों को पूरा करना होता था, जिसे चार गाना इखलास कहा जाता था। ये 4 चरण जो होते थे, ये बेसिकली हर आदमी को फॉलो करने पड़ते थे, जो भी यहाँ पर इस धर्म में शामिल होने की बात करता था, जो भी इस धर्म में शामिल होने की बात करता था। ये चार गाना इखलास क्या होता था? अपनी संपत्ति, अपना जीवन, अपना सम्मान और अपना धर्म, इनको न्यछावर कर देना, ये चार गाना इखलास था। ठीक है। यहाँ पर केवल 16+1 यानी कि अकबर एक और उसके अलावा केवल 16 लोगों ने ही इस धर्म को अपनाया था, और इसमें शामिल होने वाला एकमात्र हिंदू जो था वो कौन था? बीरबल था। इस धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। विंसेंट स्मिथ के अनुसार दीन इलाही अकबर की भूल का स्मारक था, उसकी बुद्धिमानी का स्मारक
नहीं था, बुद्धिमानी का स्मारक नहीं था। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रख लेनी है, अकबर के दरबार में कुछ जेसुइट मिशन आए थे। अकबर के दरबार में कुछ जेसुइट मिशन आए थे ईसाइयों के। कितने जेसुइट मिशन आए थे? 3 जेसुइट मिशन आए थे। ठीक। जिसमें से जो पहला जेसुइट मिशन है वो 1580 में आया था। ये कहाँ पर आया था? ये फतेहपुर सीकरी में आया था। फतेहपुर सीकरी में आया था। इसमें 3 लोग थे। 3 लोग कौन कौन से थे? इसमें था रुडोल्फ, इसमें था मोन्सेराट, और इसमें था एका बीवा। एका बीवा था। ठीक है। इसके अलावा ये तीनों पुर्तगाली थे, प्लस एक फ्रांसीसी भी इसमें शामिल था, उसका नाम था एनरी क्वीज। एनरी क्वीज नामक फ्रांसीसी भी इसमें शामिल था। दूसरा जो आया था वो आया था हमारा 1591 में, जब अकबर लाहौर में था। और इसमें जो लोग थे वो थे क्रिस्टोवल डिवेगा, क्रिस्टोवल डिवेगा, डुआर्टो लिंटाओ। डुआर्टो लिंटाओ था। ये अकबर से लाहौर में मिलता है, और अकबर जब अपने उत्तर पश्चिमी भाग में जो सैन्य अभियान था, उस सैन्य अभियान में ये लोग भी साथ थे। तीसरा जो जेसुइट मिशन आता है वो 1595 में आता है, और ये भी कहाँ पर आता है? ये भी लाहौर में ही आया था। इसमें कौन कौन थे? इसमें जेरोम जेवियर, सब पुर्तगाली। जेरोम जेवियर, पिन्हेरो, बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट, ये लोग शामिल थे। ठीक। ये बेनेडिक्ट, ये लोग यहाँ पर शामिल थे। अकबर ने उस समय के पोप से भी पत्र व्यवहार किया था। पोप ग्रेगरी 13 से पत्र व्यवहार किया था। ये लोग बेसिकली समझने लगे थे अकबर की सहिष्णुता को कि भाई ये ईसाई धर्म का से बहुत ज्यादा, वो क्या नाम है उसका, प्रभावित है, और ये मुसलमान से ईसाई में कन्वर्ट हो जाएगा। मुसलमान से ईसाई में कन्वर्ट ये हो जाएगा, ये ऐसा ये लोग सोचते। ठीक है। राणा प्रताप के साथ अकबर के युद्ध होते हैं, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट युद्ध है जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 21 जून 1576 को होता है। मुगलों की तरफ से मान सिंह कछवाहा इसमें भाग लेते हैं, और राजपूतों की तरफ से इसमें महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप का सहयोग करते हैं हकीम खान सूर। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम होता है चेतक, और हाथी का नाम होता है राम प्रसाद, और मुगलों की तरफ से मान सिंह कुशवाहा के हाथी का नाम होता है मर्दाना। ठीक है। ये इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हो जाती है। इसके बाद अगला एक युद्ध होता है, उस युद्ध में महाराणा प्रताप अपना अधिकांश हिस्सा जो है वो वापस ले लेते हैं। ठीक है। उस युद्ध में अपना अधिकांश हिस्सा महाराजा प्रताप जो है वो वापस ले लेते हैं। महाराणा प्रताप की जो मौत होती है वो चावंड में होती है, जिसको वो अपनी बाद में राजधानी बनाते हैं। खैर, इसके द्वारा जारी किए गए सुधार कौन कौन से हैं? धर्मांतरण पर रोक लगाई जबरदस्ती वाले। 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। जिजिया को समाप्त किया 1574 में। 64 में गौ हत्या पर 1583 में रोक लगाई, और ये कहा कि कुछ निश्चित दिनों पर जानवरों की हत्या नहीं की जाएगी, ये भी 1583 में है। सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई। विवाह की आयु का निर्धारण कर दिया गया, लड़के के लिए 16 और लड़की के लिए 14 वर्ष की विवाह की आयु निर्धारित की गई थी। यहाँ पर मैरिज रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी की थी। अकबर ने मैरिज रजिस्ट्रेशन यानी कि विवाह के पंजीकरण की भी शुरुआत की थी, और ये कहा था कि शादी के लिए माता पिता पिता की सहमति जरूरी है, आपसी सहमति भी जरूरी है, और इसके लिए उसने मैरिज टैक्स यानी कि विवाह कर भी लगाया था। विवाह कर भी लगाया था। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो उसने एक जगह बनाई थी जिसका नाम था शैतानपुरी, जहाँ पर प्रोस्टिट्यूट्स को बसाया गया था। और अकबर सूफी मत पर आस्था जताता है, चिश्ती संप्रदाय को प्रश्रय देता है, और अनुयायी किसका होता है? शेख
सलीम चिश्ती का, जिनकी जो दरगाह है, ये दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। 1583 में इलाही संवत शुरू करता है। 1583 के पहले अकबर के सिक्कों पर कलमा और खलीफा के नाम लिखे होते थे, लेकिन 1583 के बाद उन पर सूर्य और चंद्रमा की महिमा का बखान करने वाले पद अंकित किए गए। सिख गुरु रामदास को 1570 में 500 बीघा जमीन अकबर ने दी, जिस पर उन्होंने अमृतसर शहर बसाया और बाद में स्वर्ण मंदिर बनाया गया। अकबर का पूरा जो साम्राज्य है वो 12 सूबों में बटा हुआ था, और जब अकबर ने दक्षिण विजय कर ले, जब मुगलों की दक्षिण विजय होती है तो सूबों की संख्या 15 हो जाती है। 1573-74 में गुजरात विजय के बाद अकबर मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत करता है, और 1582 में टोडरमल द्वारा दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई। इसको हम लोग जो प्रशासन पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। साहित्य की बात करें तो फैजी की अध्यक्षता में अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, और उसमें निम्न चीजों का फारसी में अनुवाद किया गया। महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया नजमनामा के नाम से, जो किया फैजी ने, नकीब खान ने और बदायूं ने। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूंनी ने किया। लीलावती का फैजी ने किया। कालिया दमन का अबुल फजल ने किया। हितोपदेश का फारसी अनुवाद ताजुल माली ने किया, मुफरी उल कुतुब के नाम से। पंचतंत्र को अनवार सुहैली के नाम से अबुल फजल ने किया था। इसके पहले अरबी में एक अनुवाद हुआ था कालिला वादमीना के नाम से। पंचतंत्र का ही एक अनुवाद अय्यार दानिश के नाम से हुआ, जो मौलाना हुसैन फैजी ने किया था। और अकबर ने मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि यहाँ पर दी थी। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी थी। 1605 में अकबर की मौत हो जाती है। मकबरा सिकंदरा में है, जो कि आगरा में है। निर्माण इसका किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था इसका निर्माण। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है मुगल डायनेस्टी का, जो हमने अकबर तक कंप्लीट कर लिया। अकबर के बाद हमारे पास जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेकंड जो मुगलों का जो क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे। तो पढ़िए इसको अच्छी तरीके से, तैयार करिए, अपना शेड्यूल है उसको तैयार करते जाइए, पढ़ाई में कोई कोताही मत करिए, एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।